हमें भी खुशी थी कि आप हमारे प्यार की निशानी हो। ये बात सुनते ही मुराद को सुकून मिला और वो थोड़ा सा रिलैक्स होना चाहता था। इसीलिए उसने अपनी माँ से कहा, माँ हम थोड़ी देर अकेले रहना चाहते हैं। इसलिए वो वहाँ से निकल गया और सीधा अपनी जन्नत के पास आ गया। उसकी माँ भी वहाँ से जा चुकी थी। जन्नत इस समय बहुत ही बेफिक्र होकर सो रही थी। उसका एक पैर दूसरी तरफ तो एक पैर उस दूसरी तरफ, सारी पिलोस नीचे गिरी हुई थी और वो किसी मीठे सपने में खोई हुई थी। मुराद अपने मन में सोच रहा था, अगर मैं और जन्नत एक हो जाते हैं तो क्या हम हमेशा के लिए एक हो सकते हैं? फिर तो हमें कोई भी अलग नहीं कर सकता। लेकिन मैं कभी भी जन्नत के परमिशन के बिना उसे कभी भी नहीं छूऊंगा। ये बात मुझे नहीं पता थी, लेकिन अब मुझे इस बात का अंदाज़ा हो गया है। लेकिन तभी जन्नत की नींद खुल गई। उसे ऐसा लगा कोई उसके पास में है। वो एकदम से अपनी आंखों को खोलती है। उसके सामने मुराद का वही खूबसूरत चेहरा और उसकी 2 झील जैसी नीली आंखें दिखाई देती हैं। वो उन्हें देख के थोड़ा सा चौंक जाती है और अचानक से उठ के बैठ जाती है और कहती है, मुराद आप वापस आ गए। वो मुराद को देखकर काफ़ी खुश थी और मुराद भी उसे देख के काफ़ी खुश था। वो मुराद को अपने पास सोने के लिए कहती है। मुराद इस वजह से बहुत हिचकिचा रहा था क्योंकि अभी जो उसने अपनी माँ से सुना था उसके बाद वो जन्नत के ज़्यादा करीब नहीं रह सकता था क्योंकि वह खुद पे कंट्रोल नहीं कर सकता था। लेकिन वो इस समय अपनी जन्नत के पास जाना चाहता था, उसे प्यार करना चाहता था, वो अपने दिल को सुकून दिलाना चाहता था। उसने जन्नत से इस बात को बताना सही समझा और उसने जन्नत को सारी बातें बता दी। जन्नत इन बातों को सुन के काफ़ी ज़्यादा शॉक्ड हो गई और वो कहती है, मुराद सच में हम एक हो सकते हैं? वो कहता है, हाँ हम एक हो सकते हैं, लेकिन मैं कभी तुम पे कोई भी सम्मोहन नहीं करूँगा। हम एक तभी होंगे जब तुम चाहोगी। ये बात सुनकर जन्नत थोड़ा शर्मा जाती है और वो मुराद को अपने पास आने को कहती है। मुराद उसके पास जाता है। अचानक से जन्नत मुराद के होठों को किस करने लगती है। जन्नत मुराद को किस कर रही थी। इस वजह से मुराद तो बिल्कुल जम सा गया था, एक बर्फ़ की भांति, क्योंकि ये पहली बार था जब जन्नत खुद से उससे एक किस कर रही थी, वो भी पैशनेटली किस, जो कि वो कर नहीं पा रही थी। बस वो मुराद के लिप्स को बाइट कर रही थी। जब मुराद ने देखा कि जन्नत पूरी कोशिश कर रही है उसे किस करने की, तभी उसने भी जन्नत की बाहों को कस के पकड़ लिया और उसकी कमर को कस के होल्ड करके अपने करीब खींच लिया। झटका देने की वजह से जन्नत पूरी की पूरी मुराद के बदन से ही चिपक गई। मुराद के जिस्म की गर्मी अब जन्नत को भी महसूस होने लगी थी। वो मुराद में खोना चाहती थी, वो मुराद को पाना चाहती थी क्योंकि वो मुराद से बेहद मोहब्बत करती थी और वो उससे दूर नहीं होना चाहती थी। इसीलिए उसने आज अपनी हदों को पार करने के बारे में सोचा और वह हमेशा ही अपने मुराद के साथ रहना चाहती है। उसे नहीं फ़र्क पड़ता कि वो इंसानी दुनिया में रहे या जिन की, उसे बस अपने मुराद के साथ रहना था। वो और मुराद एक दूसरे को पैशनेटली किस कर रहे थे। ये किस बहुत ही ज़्यादा वाइल्ड होती जा रही थी, जो कि दोनों के लिए ही बहुत ही ज़्यादा गलत साबित होने वाली थी क्योंकि अभी वक्त सही नहीं चल रहा था। इस वक्त मुराद और जन्नत अपने ही सुरूर में खोए हुए थे। उनकी किस और भी डीप और भी पैशनेट होती जा रही थी। रात अपने परवान पे था और इनका प्यार अपने चरम पर। मुराद ने जन्नत के नेक पर किस करना शुरू कर दिया था और जन्नत बहक रही थी। मुराद ने एक मंत्र पढ़ा जिससे कि कमरे में एक बैरियर क्रिएट हो गया और चारों तरफ एक ऐसे खुशबू फैल गई जिसकी वजह से कमरा और जन्नत दोनों ही मदहोश होने लगे। समा बेहद ही मदहोश हो रहा था क्योंकि मुराद कोई आम इंसान या आम जन्नत नहीं था, वो एक
इंसान और एक जिन की औलाद था जो कि इस दुनिया में कायनात लाने के लिए आया था, और उसने भी एक इंसानी लड़की से प्यार किया जो कि किसी कायनात को बदलने से रहा। ज़रूर कुछ तो होने वाला था जो सही भी है और गलत भी। ये दोनों एक दूसरे के प्यार में खोए हुए थे। मुराद ने जन्नत के कपड़ों को यानी उसके टॉप को उतार दिया था और वो उससे बेतहाशा किस किए जा रहा था। जन्नत उसके प्यार में खो रही थी। मुराद उसके पूरे नेक पे किस करते हुए उसके उभारों पर चूमने लगा और उन्हें अपने हाथों से मसलने लगा। जन्नत इस सब से थोड़ा शर्मा भी रही थी और साथ ही साथ उस मोमेंट को काफ़ी एंजॉय भी कर रही थी, क्योंकि वो अपनी पहली बार ही किसी लड़के का स्पर्श अपने जिस्म पर उसने महसूस किया था, और ये उसके लिए बेहद खूबसूरत पल थे जब वो अपने मुराद की होने जा रही थी। उसे इस बात से फ़र्क नहीं पड़ रहा था कि वो एक जिन है, वो बस अपने मुराद की होना चाहती थी। लेकिन मुराद कहीं ना कहीं उसे एक डर सता रहा था कि हमारे ऐसा करने से कुछ गलत ना हो जाए। लेकिन आज वो दोनों अपनी सारी सीमाओं को लांघने वाले थे, और इसी तरह कमरे में चारों तरफ जन्नत की सिसकियों की आवाज़ें फैल रही थीं और मुराद उससे बेइंतहाशा प्यार कर रहा था। उनका प्यार अब परवान चढ़ रहा था, और ये परवान पूरी तरीके से चढ़ ही चुका था। दोनों थक के चूर हो गए और एक दूसरे की बाहों में सो गए। वही सुबह का वक्त जन्नत को महसूस हुआ कि उसके पास कोई लेटा है और उसके बदन पे काफ़ी भारी भारी सा महसूस हो रहा है। उसने पलट के देखा तो वो एक ब्लैंकेट में वो इस वक्त मुराद के साथ बिना किसी कपड़ों के उसके साथ ब्लैंकेट में सो रही थी। कह सकते हैं उसने एक भी कपड़े नहीं पहने हुए थे, और मुराद ने भी उसे अपनी बाहों में कस के जकड़ा हुआ था। मुराद सोते समय बहुत ही खूबसूरत या कह सकते हैं बेहद हैंडसम लग रहा था। वो मुराद को घूर रही थी, लेकिन मुराद इस समय सो रहा था, या कह सकते हैं सिर्फ उसने अपनी आंखें बंद की थी। जन्नत ने मुराद की पलकों को अपनी उंगलियों से टच करने की कोशिश की। तभी मुराद कहता है, ऐसे मत देखो मेरी जान, नहीं तो मैं फिर से अपना कंट्रोल खो दूंगा। उसकी इन बातों को सुनते ही जन्नत शर्मा गई और वो तुरंत ही उठ के जाने लगी। तभी मुराद ने उसे कस के पकड़ के अपनी ओर खींचा और उसे वापस बेड पे अपने नीचे करते हुए उससे किस करने लगा। जन्नत, नहीं मुराद छोड़ो, मुझे जाना है, माँ आ जाएगी, सब गड़बड़ हो जाएगा। तभी मुराद ने उसे छोड़ दिया और जन्नत सीधा भागते हुए वॉशरूम में चली गई। मुराद ने अपने कपड़े पहने और वो वहाँ से जाने वाला था। उसने जन्नत से कहा, जन्नत मैं भी आ जाऊँगा। तभी वो वहाँ से चला जाता है और जन्नत वॉशरूम में खुद को आईने में निहार रही थी। उसके बदन पर मुराद की दी हुई प्यार की निशानियाँ थी। कई सारे बाइट्स के निशान थे जो इस वक्त नीले पड़ रहे थे, लेकिन अचानक से देखते ही देखते उसके बॉडी के सारे निशान गायब हो गए थे, क्योंकि शायद ये मुराद के जादू का असर है। मुराद उनकी चोटों को तुरंत ही गायब कर देता था। इस समय जन्नत के बदन पर एक भी निशान नहीं दिख रहा था जो कि अभी उसने आईने से देखे थे। जन्नत ने फिर से एक बार अपनी पूरी बॉडी को चेक किया। उसकी बॉडी पे कहीं भी कोई भी निशान नहीं था। वो काफ़ी चौंक भी गई थी और उसे काफ़ी अलग भी महसूस हो रहा था। उसके बॉडी में कोई पेन भी नहीं हो रहा था। ये सब काफ़ी अच्छा था उसके लिए। वो जल्दी से फ्रेश होकर बाहर आती है और अपनी फैमिली के पास नीचे नाश्ता करने के लिए चली जाती है। वह नाश्ता करके सीधा अपने कॉलेज के लिए निकल गई। उधर मुराद अपने कक्ष में पहुंचकर वो भी खुद को आईने में ही देख रहा था, और उसने आईने से ही जन्नत को खुद को निहारते हुए देख लिया था। तभी उसने कुछ मंत्र पढ़े और जन्नत की बॉडी बिल्कुल ठीक हो गई थी। उसे कुछ भी महसूस नहीं हुआ। वो काफ़ी खुश था अपनी जन्नत को इतना खुश देखकर, और उसके बाद वो भी अपने कुछ कामों में लग गया। उधर जन्नत कॉलेज में गई। आज
सब लोग कॉलेज में आए हुए थे, लेकिन तभी जन्नत को कुछ अजीब महसूस हुआ। उसका सर भारी होने लगा और वो एकदम से चक्कर आने लगे उसे। वो वहाँ से भागते हुए तुरंत वॉशरूम में गई और उसने देखा कि उससे वॉमिट हो रही है। उसकी आंखें इस समय बहुत ही ज़्यादा पीली पड़ रही थी। उसे कुछ समझ नहीं आया। वो थोड़ी ही देर बाद वॉशरूम से बाहर आई और उसने बाहर मुराद को देखा। मुराद को देखते ही उसने मुराद से अपने बारे में बताया। मुराद समझ गया था कि ये क्या है। उसने कहा कि ये वही है जो मैंने तुमसे कहा था। हम अब एक हो गए हैं, तो अब मेरा अंश तुम्हारे अंदर है। ये बात सुन के जन्नत डर गई, क्योंकि जन्नत ने इन बातों पे तो ध्यान दिया ही नहीं था। वो काफ़ी ज़्यादा शौक थी। उसने अपनी माँ को बताने के बारे में सोचा, लेकिन वो डर रही थी। तभी मुराद ने उससे कहा, तुम फिक्र मत करो, हम तुम्हारी माँ से बात करेंगे और हम सब कुछ सॉर्ट आउट भी कर लेंगे। ऐसे ही कुछ दिन चलता रहा। मुराद एक दिन जन्नत के घर पे आया और उसने अपने कुछ नकली रिश्तेदारों को बनाया। वो जन्नत के पास आया और उसने उसकी माँ से उसका हाथ मांगा। जन्नत की माँ मुराद को देख के तो वैसे भी काफ़ी खुश थी और उन्हें मुराद काफ़ी पसंद आया था। उन्होंने मुराद से उसकी शादी कराने के लिए हामी भर दी, लेकिन उसने उनसे कह दिया कि लेकिन जन्नत को मेरे साथ लंदन में रहना होगा। ये बात सुनते उसकी फैमिली थोड़ी घबरा गई, क्योंकि वो अपनी बेटी से अभी तक कभी भी इतना दूर नहीं रहे थे। तभी मुराद ने कहा, लेकिन आंटी, मेरा सारा बिजनेस वहीं पर है, तो मुझे वहाँ पर शिफ्ट होना होगा। ऐसा बोलकर और हम 1 साल बाद ही वापस आ पाएंगे, ऐसा इसने बोल दिया। तभी उसकी माँ ने हामी भर दी और सभी लोग शादियाँ की तैयारी करने लगे। कुछ ही समय के बाद मुराद और जन्नत की शादी हो गई। किसी को तो भरोसा ही नहीं हो रहा था कि मुराद और जन्नत की शादी हो रही है। साहिल, जिसका प्यार इस समय अधूरा ही रह गया था, उससे मुराद से काफ़ी जलन हो रही थी, क्योंकि वो जन्नत से प्यार करता था और मुराद ने जन्नत से शादी कर ली। ये बात किसी को हजम ही नहीं हो रही थी कि आखिर ये सब इतनी जल्दी हो कैसे रहा था। वहीं दूसरी तरफ दोनों की शादी हो चुकी थी। यहाँ पर रानी आकृति, जो इतने दिन से मुराद के पीछे अपने जासूसों को लगाई हुई थी, उन्हें इस बारे में अपने जासूसों से पता चल गया था। मुराद ने इन सबको छुपाने की बहुत कोशिश की थी, लेकिन आकृति ने सब कुछ पता कर लिया था। आकृति को ये भी अंदाजा हो गया था कि मुराद ने जन्नत के साथ संबंध बना लिए हैं, क्योंकि अब जन्नत की आंखें हल्की हल्की नीली होना शुरू हो गई थी, क्योंकि अभी मुराद का अंश जन्नत के अंदर जो था। आकृति ने कुछ प्लान बनाया और वो भी अपने जासूस से कहती है, कुछ दिन तक शांत रहो, जब जन्नत का बच्चा दुनिया में आएगा तब हम उसे उस सुनहरी खाई में फेंक देंगे, जहाँ से सिर्फ एक इंसान ही गिर सकता है और जिनका उस जगह पे जाना बिल्कुल भी नामुमकिन है। तब हम देखेंगे उस मुराद को, क्योंकि अब जन्नत और मुराद एक थे, और अगर जन्नत को कुछ भी होता है तो मुराद की जान तो खुद ब खुद चली जाएगी। हम मुराद को और जन्नत को दोनों को इस दुनिया में रहने नहीं देंगे, और साथ ही साथ उनकी औलाद को भी। ऐसा आकृति ने अपने बेटे हेमराज से कहा और उस जासूस को बस उन पर नज़र रखने के लिए कह दिया। यहाँ महारानी देवयानी को कोई भी बात की भनक नहीं थी कि उनके बेटे ने क्या कर लिया है, क्योंकि इस समय उसने सबसे सब कुछ छुपा के रखा था। उसको लगा जब सही वक्त आएगा तब वो ये बातें अपने घर पे बताएगा। ये बातें जन्नत को भी ठीक ही लगी, क्योंकि वो जिनकी दुनिया में अभी कैद नहीं होना चाहती थी। उसे कुछ दिन अपने माँ बाप के साथ रहना था। वो एक बार अपने बच्चे को अपने माँ बाप से मिलवाना चाहती थी, इसलिए वो शादी करके वो दोनों काफ़ी दूर चले गए। और वो इस समय एक
राम नाम करके एक जगह पर रह रहे थे। वो एक बहुत ही प्यारा सा एरिया था, या आप कह सकते हैं कश्मीर में एक बहुत छोटा सा गांव था। ये वही जगह थी जहाँ पर मुराद और जन्नत गए हुए थे। ये वही एक गांव के पास का एरिया था, लेकिन किसी को नहीं पता था कि उसी कश्मीर में एक ऐसी खाई है जहाँ पर सिर्फ इंसानों का जाना ही है। वहाँ पे कोई जिन नहीं जा सकता। उस खाई से आज तक जो भी गिरा है वो जिंदा नहीं रहा है, और जिन वहाँ पर कभी भी किसी को बचा भी नहीं सकते। वहाँ पे कोई भी आत्माएं नहीं रह सकती। ये बात रानी आकृति को अच्छे से पता थी, और किस्मत भी तो देखो, वो दोनों भी उसी जगह पे थे। कुछ महीने बीत गए और अब उसकी डिलीवरी यानी जन्नत की डिलीवरी का भी टाइम आ गया था। इसी तरह मुराद अपने घर जाता आता रहता और जन्नत भी वहीं पे रहती। सब कुछ काफ़ी अच्छा चल रहा था, उनकी ज़िंदगी बहुत ही खूबसूरत चल रही थी। लेकिन तभी एक दिन जन्नत अपने 8वें महीने में बाहर घूमने गई। तभी उसे एक छोटा बच्चा सड़क पे दौड़ता हुआ दिखाई दिया। वो बच्चा वो वहीं पे पहाड़ के ऊपर अकेले चढ़ा जा रहा था। जन्नत उसे पकड़ने के लिए धीरे धीरे आगे चलने लगी और वो वहाँ खाई तक पहुँच गई। और जैसे ही वो उस बच्चे को पकड़ने वाली थी, वो बच्चा उस खाई के पास जाके नीचे गिर गया। जन्नत उस बच्चे को पकड़ने ही वाली थी कि वो बच्चा नीचे गिर ही गया। तभी पीछे से किसी ने जन्नत को धक्का देना चाहा। तभी जन्नत ने खुद को संभाल लिया और वो पीछे पलटी। उसने देखा कोई है जो उसे धक्का दे रहा है। ये कोई और नहीं बल्कि वही जासूस था। रानी आकृति सब दूर से देख रही थी। तभी मुराद को ऐसा महसूस हुआ कि जन्नत को कुछ हुआ है। वो जल्द से जल्द वहाँ पर आ गया, लेकिन उस खाई का जो बैरियर, जो उसकी शक्ति थी, वो कुछ दूर तक थी और इसीलिए मुराद वहाँ पर प्रवेश नहीं कर पा रहा था। जन्नत मुराद को आवाज़ दे रही थी, लेकिन मुराद उस तक नहीं पहुँच पा रहा था। उस आदमी ने जन्नत को धक्का दे दिया और जन्नत बिल्कुल से नीचे गिर गई। मुराद कस के जन्नत का नाम चिल्लाता है और जन्नत खाई के नीचे गिर जाती है। मुराद ने उसे काफ़ी आवाज़ें दी, लेकिन मुराद वहीं घुटनों के बल बैठ गया। उसने बहुत कोशिश की कि वो वहाँ जा पाए, लेकिन वो वहाँ नहीं जा पाया। आसमां को ज़मीं ये ज़रूरी नहीं, जान ले। मुराद की आंखें इस समय पानी से भीग चुकी थी और जन्नत काफ़ी रो रही थी। वो गिरते समय सिर्फ मुराद को चिल्ला रही, इश्क सच्चा वही जिसको मिलती नहीं मंजिलें, रंग थे नूर था जब करीब तो था, एक जन्नत सा था ये जहां। वक्त की रेत पे
सूरज सभी है यहाँ, इंतजार तेरा सदियों से कर रहा, प्यासी बैठी है कब से यहाँ। मुराद की आंखें इस समय पानी से भीग चुकी थी और जन्नत काफ़ी रो रही थी। वो गिरते समय सिर्फ मुराद को चिल्ला रही थी। जन्नत नीचे चली गई और मुराद वहीं पे बेहोश हो गया। कुछ समय के बाद मुराद होश में आता है और जन्नत को हर जगह तलाशने लगता है, लेकिन जन्नत उसे कहीं नहीं मिली। वो बहुत परेशान था, वो बहुत ज़्यादा परेशान हो गया था। उसने हर जगह अपनी जन्नत को ढूंढा। उसने एक इंसान को भी वहाँ पर भेजने की कोशिश करी। सबने वहाँ पे ढूंढा पर जन्नत उन्हें कहीं नज़र नहीं आई। जन्नत को वो ढूंढते ढूंढते कई साल गुजर गए, लेकिन जन्नत आज भी नज़र नहीं आई। तभी उसे अचानक से अपनी एक माँ की बात याद आती है कि जिस दिन तुम किसी इंसानी लड़की से संबंध बनाते हो, उस दिन से तुम्हारी और उस इंसानी लड़की की रूह एक हो जाती है। यानी जन्नत अभी भी ज़िंदा है, तभी तो मैं भी ज़िंदा हूँ। ये बात जैसे ही उसने सोची, उसका दिल खुशी से भर गया। लेकिन फिर भी वो जन्नत को क्यों नहीं ढूंढ पा रहा है? आखिर कहाँ गई जन्नत? और उसका बच्चा, क्या वो अब इस दुनिया में नहीं रहा? और अगर मुराद जिंदा है तो जन्नत उसे क्यों नहीं मिल रही है? और जन्नत अगर ज़िंदा है तो वो वापस लौट के मुराद के पास क्यों नहीं आई? कोई क्यों नहीं पता लगा पाया आज तक जन्नत के बारे में? तो दोस्तों, हमारी ये जिनकी मोहब्बत की स्टोरी बस यहीं तक है। अब हम इसके आगे की कहानी हमारे सीज़न 2 में सुनेंगे। पता करेंगे कि आखिर जन्नत कौन थी और वो क्यों नहीं आई मुराद के सामने। क्या ये दोनों वापस से मिल पाएंगे? क्या इनका बच्चा इन्हें मिलाएगा या वो बच्चा भी जन्नत के साथ ही चला गया? और अगर जन्नत मर गई तो मुराद अभी तक ज़िंदा क्यों नहीं है? जन्नत के जाने के बाद भी ऐसे बहुत से अनसुलझे और अनकहे राज अभी भी हैं जो सामने नहीं आए हैं। लेकिन फिर भी ये एपिसोड और ये सीज़न हमारा यहीं तक था। आगे के सीज़न को सुनने के लिए हमारी स्टोरी में बने रहिए और बहुत सारे लाइक्स कीजिए और मुझे कमेंट्स करिए कि आपको इसका सीज़न 2 सुनने में कितना इंटरेस्ट है और आप कितनी बेकरारी से इसका सीज़न 2 सुनना चाहते हैं। तो चलिए मिलती हूँ हमारी अगली कहानी में, अगले एपिसोड में। तब तक सुनते रहिए जिनकी मोहब्बत सिर्फ टिनी FM जान के साथ।